लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, कर्नाटक में जिस तरीके से एक दूसरे के लिए बोला जा रहा है, क्या इस बार गालियों से नेताओं की नया पार होगी या कर्नाटक के जो असल मुद्दे हैं उन पर भी नेता बात करेंगे? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि कर्नाटक में पिछले 3 दिनों से जो मैं ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में, तो बहुत ज़्यादा ये जो गाली और उस पर जिस तरह के जो चर्चा चल रही है या भाषणों में जो आप देख रही हैं, उसकी बहुत चर्चा कर्नाटक के आम लोगों में नहीं है। ये बात ठीक है कि आप एक ट्रेंड ये भी देखने में विपनेश मिल रहा है मुझे कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बहुत बार वो विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के मुद्दे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी का किधर क्या है, जातीय समीकरण क्या है, जातीय संतुलन क्या है, इस पर ज़्यादा चर्चा होती रहती है, बजाय इसके कि राष्ट्रीय नेता आकर के यहाँ क्या कह रहे हैं और उनका क्या प्रभाव है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जादू, एक लोकप्रियता पूरे देश में है और वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हर तरफ देखने को मिलती है। उनकी रैलियों में भीड़ जाती है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। और जब भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में बाकी अपने जो समकक्ष इस वक्त के समकालीन जो राजनेता हैं उनसे कहीं ज़्यादा 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे चलते हैं। यहाँ भी कर्नाटक में जब लोग बात करते हैं तो 2024 की अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जल्दी कोई विकल्प बता नहीं पाते। आपको मालूम है 28 लोकसभा सीटें हैं, अगर कुल मिला के देखा जाए इस वक्त तो 26 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। और ये जो पूरी लड़ाई और ये जो पूरी ताकत प्रधानमंत्री ने जो झोंकी है, गृह मंत्री अमित शाह ने झोंकी है, लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा रैलियां, 6 दिन का पूरा कार्यक्रम उनका लगा हुआ है। तो ये एक तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो है ही, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, जहां संभावनाएं होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि 28 में 26 सीटें अभी है, जेडीएस के पास एक, कांग्रेस के पास एक, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2023 तो बचाना चाहती है, 2024 के लिए भी पूरी बैटिंग कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कमान जो अपने हाथों में ले ली है। लेकिन यहाँ अब धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि ये बात शुरू हो जाएगी कि सिद्धारमैया आने चाहिए या बोम्मई वापस आने चाहिए, और इस तरफ चुनाव आगे बढ़ता जाएगा। डीके शिव कुमार यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, लेकिन अभी भी आम लोगों में देख पाता हूं उसमें कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री की ज़्यादा लोग बात करते हैं, बोम्मई की बात करते हैं, उनको एक क्लास लीडर बोलते हैं और तमाम चीज़ें। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो लिंगायतों का है, जिसमें कि येदियुरप्पा सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार वो प्रचार भी कर रहे हैं, लगे भी हुए हैं। और आज ही घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें येदियुरप्पा भी रहेंगे। उनको पार्टी उनके कद और हैसियत के हिसाब से पूरी तवज्जो देने की कोशिश कर रही है, तवज्जो दे रही है या दिखा रही है कि वो तवज्जो दे रही है। लेकिन ये बात है। दूसरी बात, भगवान शिव का जो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, वो बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ का उन्होंने, चूंकि आपको पता है कि लिंगायत जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं, इष्टलिंग की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो उसको शिव से कनेक्ट करके गाली को उन्होंने लिंगायत समुदाय, जो कि बहुतायत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है, लेकिन इस बार कुछ लिंगायत समुदाय के नेता ऐन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो एक लिंगायतों में जो दबदबा भारतीय जनता पार्टी का येदियुरप्पा की वजह से था, उसको बरकरार रखने के लिए भी प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। लेकिन ये एक बात है कि कर्नाटक की जो लड़ाई है वो जमीनी स्तर पर बहुत रोचक है। शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा दिखाई देता है, ग्रामीण इलाकों में, कुछ इलाकों में खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी लड़ाई देखने को मैं कहूँगा मिल रही है। और करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिसमें जेडीएस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है।